हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर सॉल्विंग के पार्ट 2 में हम आ चुके हैं और आज हम 16 से लेकर के आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हम जो है कुछ ट्रिक वगैरह की बात कर रहे थे, उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया और जो मार्क्स बन रहे थे हमारे वो इस तरीके से थे। 15 क्वेश्चन के अंदर 12 क्वेश्चन हम लोगों ने सही किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत किया था और 2 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने नॉट अटेम्प्टेड। ओके, अब आगे चलते हैं, ठीक है। लास्ट में सबको कैलकुलेट तो करना ही है, लेकिन पार्ट वाइज भी हम कैलकुलेट करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939। तो बोस फेल्ड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी, कोई सभी कोई जानते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने बोस को सपोर्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे 2 और 4 कट जाता है। कांग्रेस लेफ्ट वाज डिसयूनाइटेड एंड फेल्ड टू सपोर्ट बोस, तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड रख लेते हैं, एक बार आगे पढ़ लेते हैं। द कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज एंडेवर, ये तो गलत बात है। कम्युनिस्ट सपोर्ट तो करना चाहते थे, ये वाला हम लोग काट देंगे, ठीक है। 3 कट गया, 3 कट गया, ये हम लोग इसके साथ जाएंगे, ठीक है। देखेंगे आंसर की में कि कौन सा सही है नहीं, क्योंकि मुझे इस वक्त नहीं मालूम है कौन सा सही है इसके अंदर। एग्ज़ाम में जो चीज़ मैं गलती कर दिया मैंने, वो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि वो मतलब कि मैं यहाँ पे मैंने ये पहले ही बताया कि मैं यहाँ पे काम माइंड से हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम में मैं थोड़ा मैं परेशान हो गया, मैं जल्दीबाजी में बहुत सारी चीज़ों को मैंने गलत कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। तो क्वेश्चन है कि consider the following statement regarding the British policy in Awadh immediately after its annexation in 1856. The Talukdar were disposed of their estate but allowed to retain their arms and fort. होल्ड पे रखिए इसको। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? A summary revenue settlement was made in 1856 assuming that the Talukdars were outsiders. इसको भी फिर से होल्ड पे रखिए, क्योंकि अभी तक तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। The British believed in taking revenue directly from peasants by removing the talukdar. Okay. ये क्वेश्चन शायद मैंने एग्जाम में अटेंड नहीं किया था, मुझे समझ में नहीं आया कौन सही है नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, ठीक है, अपना माइंड अप्लाई करने का। तालुकदार वेयर डिस्पोज्ड ऑफ देयर स्टेट बट अलाउड टू रिटेन देयर आर्म्स एंड फोर्ट। ओके। A summary revenue settlement was made in 1856. A summary revenue settlement was made in 1856. ठीक है, ये हो सकता है। 1 2 3 हम काटेंगे। The British believed in taking revenue directly from peasant. 2 और 3 के साथ हम जाएंगे। अब जो भी होगा इसका आंसर की में हम लोग तो लास्ट में चेक करते हैं 15 सवाल करने के बाद, तो उसमें देखेंगे क्या गलती हुई मुझसे। लेकिन अगर मैं काम माइंड के साथ रहूँगा तो मैं इसको मारूंगा, ठीक। The genesis of political alliance based on community lay in the very nature of Montag-Chelmsford Reform 1919. Which of the following statements support the above assertion? यह assertion reasoning type का क्वेश्चन है। The genesis of political alliance based on community lay in the very nature of Montag-Chelmsford Reform 1919. अब आइए देखते हैं कि क्या है स्टेटमेंट हमारा। कि रिफॉर्म रिटेन्ड एंड एक्सटेंडेड टू द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। Genesis of political alliance based on community lay in very nature of, okay. Separate electorate were supposed to counter Indian nationalism which was growing stronger. ये भी बात सही थी। Deprived classes rallied around the favor inherent in separate electorate, ये भी बात सही है। बात यहाँ पर यह है कि इस असर्शन को ये लोग सपोर्ट, ये तीनों स्टेटमेंट जो है सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। 1 सेकेंड, सॉरी। तो क्वेश्चन इसलिए हार्ड नहीं था एग्जाम में कि
उन्होंने बहुत कुछ अलबेला पूछ दिया। क्वेश्चन इसलिए हार्ड हो गया क्योंकि सेशन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, बड़ा लेंथी क्वेश्चन, उसको पढ़ने में, समझने में, कॉम्प्रिहेंशन में लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, जो प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया वहाँ पे, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है एक तरीके से, लेकिन अब ये इसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो एक बार जब ऐसे क्वेश्चन में फंसे तो हिंदी में भी हमें देखना चाहिए। आइए हिंदी में देखते हैं। समुदाय पर आधारित राजनीतिक गठबंधनों की उत्पत्ति 1919 के मॉन्टेक्लेंसफोर्ड सुधारों के मूल स्वरूप में निहित थी। ओके, चलो इसमें डी मारेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे वहाँ पे भी थोड़ा सा हार्ड लगा, और यहाँ पे हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन जो तरीका है इसके पूछने का, ये जो लैंग्वेज है, इसकी वजह से ये हार्ड हो जा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं 19 में। ठीक है, जो भी अब गलत सही होगा वो हम लोग ईमानदारी से सामने रखेंगे। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, द फेमस क्लासिकल सिंगर फ्रॉम कर्नाटका। देखो जितने भी वन इस टाइप के 1 2 3 4 टाइप के थे, तो इसमें मैंने सीधा वही पुराना जमाना वाला अल्फा डेल्टा लिखा और इसी हिसाब से मारा, क्योंकि मुझे नहीं पता था, और इसका मैंने मारा डी। In which one among the following texts does the term क्षेत्रपानी mistress of the field originate? Not attempted, लेकिन मुझे इसका आंसर मालूम है। इसका आंसर शायद अथर्ववेद है। 21 नंबर के अंदर हम आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंडिया लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इज अ क्रूशियल टूल फॉर अचीविंग नेट जीरो इमिशन बाय 2070। देखो क्वेश्चन क्यों हार्ड था, देखो ये 1 पूछा, 2 पूछा, 3 पूछा, अब यहाँ पूछ रहा है कि 1 इज एम्पेरिकली सपोर्टेड बाय 2। ठीक है, आइए थोड़ा सा तीनों पढ़ लेते हैं। इंडिया लॉन्ग टर्म, ये 2070 तक नेट जीरो की बात कर रहा है। इंडियाज 4th बाइनियल अपडेट रिपोर्ट सबमिटेड इन दिसंबर 2024 रिकॉर्डेड एनुअल 8% डिक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन 2020 ओवर 2019। तो 1 इज सपोर्टेड बाय 2। ठीक है, ये सपोर्ट कर रहा है। स्टेटमेंट 3 कॉन्ट्राडिक्ट टू 1। ठीक है, 3 क्या है? क्लाइमेट रेजिलियंस डेवलपमेंट। क्लाइमेट रेजिलियंस मतलब कि जितना भी बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज, ये वो ग्लोबल वार्मिंग, उसको अडेप्टेशन की तरफ जाता है। जो भी डेवलपिंग कंट्री है देश के अंदर, मतलब पूरी दुनिया में, वो एडेप्टेशन की बात करता है। लेकिन जो डेवलप्ड है जैसे कि अमेरिका, यूरोप, ये सब क्या कर बात करेंगे? ये सब मिटिगेशन की बात करेंगे, बोलेंगे कम करो। ठीक है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो ये चीज़ तुम कम करो, इलेक्ट्रिक को अपनाओ। लेकिन भारत है कि नहीं, हम अडेप्ट हो जाएंगे उसमें। ठीक है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, क्योंकि हमको प्रगति करनी है। तुम लोग तो अपना धुआं निकाल कर बैठे हुए हो, अब हमारी बारी, हम अपना पहले डेवलप करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मिटिगेशन की तरफ। ये तो गलत हो, कॉन्ट्राडिक्ट द अप्रोच ऑफ इम्प्लिसिट इन स्टेटमेंट 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ नेट जीरो की बात कर रहा है, यहाँ पे एडेप्टेशन, यहाँ मिटिगेशन की बात कर रहा है, यहाँ एडेप्टेशन की बात कर रहा है। आप आई होप समझ पा रहे होंगे आप, एडेप्टेशन मिटिगेशन। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 टुगेदर एस्टेब्लिश द प्रीमाइस ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 टुगेदर एस्टेब्लिश प्रीमाइस ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये क्विकनेस की बात कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है। तो यहाँ पे 1 और 2 हमने मारा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ट्रिक पहले से है। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू वेस्टर्न हुलूक गिबॉन्स। ठीक है, एक काला कलर का बंदर टाइप का होता है, लंबा लंबा हाथ रहता है, आप लोगों ने देखा हो कहीं ना कहीं। इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था, मैंने बाद में देखा है। A sanctuary in the northeast India is home to this ape species listed in a red list, ये ब्ला ब्ला। तो इसमें क्या है ना, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे पेन चेंज करता हूँ, पता नहीं चल रहा है। ये कोई स्पेसिफिक बात तो नहीं कर रहा, ये बहुत ही एक सेंचुरी है नॉर्थ ईस्ट, बहुत ही क्लाइमेट के मामले में, मतलब कि फॉरेस्ट के मामले में बहुत ही रिच है वो। ठीक है, वहाँ पर पाया जाता होगा। ठीक है, ये एक जनरलिस्ट टाइप का स्टेटमेंट है ये।
एग्ज़ाम में हरी में जब रहते हैं हम लोग, जल्दीबाजी में रहते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं बहुत बार। रूम में बहुत आसान लगता है कि ये बोलना ये जनरलिस्ट है, ये है, लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आज आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता था। दे हैव स्पेशलाइज्ड ब्रैसिएट एंड कैन इजीली स्विंग बिटवीन ट्रीज, ठीक है, लंबा लंबा हाथ होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल बॉडी होता है इन लोगों का। लेकिन यहाँ क्या है कि दे पोजेज ए स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बिल्ड लाइक गोरिल्लाज येट आर रिमार्केबली अजाइल ट्री क्लाइंबर। ये बकवास है, ठीक है। 3 जैसे ही आप काटते हो तो आप बच जाते हो 50-50 पे। और मैंने एक ट्रिक आपको शेयर किया था, ट्रिक हमेशा जो है बड़ा वाला होगा। जब भी 2 ऑप्शन पर आप आ जाएँ, 1 ओनली 1 एंड 2 पे, तो हमेशा 1 एंड 2 पर ज़्यादा, मैंने 95% क्वेश्चन में देखा है, फिलहाल 90% में तो ज़रूर देखा है कि हमेशा ये बड़ा वाला सही होता है। तो कभी भी अगर मालूम ना हो, एग्जैक्ट आपको जानकारी ना, तो सीधे उस पर मारें, सोचना नहीं है उसके लिए। अब 23 पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट एक्सप्लेन द रैशनल फॉर प्रोटेक्टिंग मैनग्रोव इकोसिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस। रैशनल फॉर प्रोटेक्टिंग मैनग्रोव इकोसिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है कि मैनग्रोव का क्या काम है, फिल्टर की तरह काम करता है नहीं करता है, वो अलग चीज़ है। अब देखो क्वेश्चन, mangrove reduce tidal energy and store fresh water, making them ideal for site for paddy cultivation and saline estuary belt. होल्ड रखिए, हमेशा इसको ध्यान रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रैशनल फॉर प्रोटेक्टिंग मैनग्रोव इकोसिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंस वाला पार्ट को ध्यान रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं बोल रहा हूँ, हो सके मेरा ही गलत हो जाए। Their salt sensitive root filter sea water, ठीक है, making mangrove key to converting coastal land into freshwater aquaculture zone। ऐसा तो नहीं होता यार, ये नहीं होगा। By withstanding tidal surges and offering biomass resources, mangrove function both as natural bioshield and livelihood base for rural community। ये बहुत ही नपातुला है, ठीक है। और ये क्लाइमेट रेजिलियंस वाला जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा ये जस्टिफाई भी कर रहा है। तो 2 को हम लोग काटेंगे, 2 को हम लोग काट लिए। 1 एंड 3 ओनली में मुझे अगर मारने को कहा जाए तो मैं 3 ओनली पे जाऊँगा, ठीक है। आगे आते हैं। ओह, मैंने यहाँ सॉल्व किया है इसको, ओके। तो आइए इसको दोबारा सॉल्व क्यों करना, इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। In what way does the Vizhinjam International Seaport represent a structural shift in India's maritime trade and logistics? तो exclusively as domestic cargo hub, ये गलत मैंने माना। By forcing primarily on passenger cruise tourism and heritage shipping to increase Kerala profile, ये थोड़ी ना है इसका, ये सबको पता था। 3 इसका सही है, तो यहाँ पर 3 सही है हमारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में मुझसे गलत हो गया, ठीक है, इसका सतलस था, क्योंकि सारा जो सबके बारे में नहीं पता होता, ठीक है। इट डज नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको ये मालूम होगा ना वो मार कर निकल गया होगा, क्योंकि 3 कंट्रीज से तो बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। तो आपको ब्रह्मपुत्रा है, इंदस है, चाइना इंडिया, फिर बांग्लादेश, चाइना इंडिया, पाकिस्तान, 3 कंट्री से तो बहुत सारे रिवर है। तो इसमें सारा स्टेटमेंट आपको मालूम होना चाहिए था, ये मैं सॉल्व नहीं कर पाया था एग्जाम में। Which of the following with reference to Indian state not correct, ठीक है, इस बात को हमेशा अंडरलाइन कर लेना चाहिए एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन जो थे मेरे बहुत सारे गलत हुआ करते थे पहले, लेकिन इस बार मैंने एग्जाम में सबसे पहले इसको काले कलर के पेन से, रेड कलर का पेन अगर ले जा पाते हैं तो उससे कर लें, वो विजिबल रहेगा। उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट, ठीक है, ये सही है स्टेटमेंट। राजस्थान शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर वेस्ट बंगाल करता 2217 किलोमीटर, ठीक है। सिक्किम इज़ द ओनली स्टेट, सिक्किम ही नहीं है, मेघालय भी है, ठीक है, असम से जो करता है बस। और एक बात बता दूं कि मेघालय शायद असम से, ऐसा एक स्टेट का नाम बताइए जो भारत के सिर्फ एक स्टेट और अदर इंटरनेशनल मतलब बाउंड्री भी शेयर करता है। मात्र एक ही ऐसा स्टेट है, वो आपका मेघालय है, जो कि असम से भी करता है और कहाँ से करता है, और आपका बांग्लादेश से करता है। ये इकलौता ये स्टेट है। बहुत प्यारा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू अराइवल ऑफ अमूर falcon at Doyang Lake in Nagaland each year from Mongolia is करेक्ट। ये बोल रहा है कि ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई तो आ गया, ये तो फालतू बकवास है। इट कंफर्म दैट अमूर फाल्कन वाज अडॉप्टेड टू परमानेंट रेजिडेंसी। क्या मतलब है भाई इसका? आदमी है वो, वीजा मिल गया उसको, मतलब ये ग्रीन वीजा, ग्रीन कार्ड यूएस वाला। इट शोकेसेज हाउ सस्टेन लो कंजर्वेशन। ये बहुत ही ये था, सुटेबल था, ये मारा जा सकता था, सबने मारा होगा। ये आगे आते हैं, आगे भी मैंने सॉल्व कर रखा है क्या? वो हुआ क्या कि मैं इसको सॉल्व कर रहा था और मैंने रिकॉर्डिंग ही चालू नहीं की थी उस वक्त, तो ये मैंने बाद में देखा कि मैंने रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं किया है। खैर कोई बात नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, अच्छा है, हमारा टाइम कुछ बचेगा। विच अमंग द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, तो मोनोकल्चर तो नहीं होगा यार। इंक्रीजिंग राइस कल्टीवेशन इरिगेटेड रीजन, इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग क्लाइमेट रिस्क ग्रोथ। पहले सबसे पहले तो 1 को हमने काटा, तो 1 को यहाँ काटो, 1 को यहाँ काटो। अब 2 एंड 3 हुआ क्या? राइस कल्टीवेशन यहाँ बोल रहा, सीधे अगेंस्ट है इसके, काटो इसको 2 को, 3 आंसर आ गया आपका। आगे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन ऑफ ऑब्टेनिंग ओइकोटेक्स सर्टिफिकेशन फॉर एरी सिल्क। इट अलाउज इंडियन एक्सपोर्टर टू कम्पीट इन। ठीक है। इट कन्फर्म दैट एरी सिल्क मिल मीट द इंटरनेशनल सेफ्टी। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों में बोथ 1 एंड 2 मैंने मारा था। शिप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखा होगा, उन्होंने बताया होगा। 1 एंड 3 इसका आंसर है, लेकिन मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया था एग्जाम में। आइए आगे। तो गुराहना वोल्केनो विच वाज डिक्लेयर्ड ए ग्लोबल जियो पार्क बाय यूनेस्को इन 2025 इज सिचुएटेड इन विच ऑन द एमंग कंट्रीज। करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने वही पुराना अपना तरीका अल्फा डेल्टा में गया और इक्वाडोर मैंने इसमें मारा था, मेरा ये सही हुआ है। आप देख रहे हो ना, जितना भी 1 लाइनर जो भी क्वेश्चन है ना इस टाइप के, सब में ये वाला ट्रिक काम करता है, या तो ए हो रहा है या तो डी हो रहा है। ठीक है, मतलब सब में तो नहीं, अभी तक मैंने जितना सॉल्व किया है, जितने जगह पर आया है, उसमें लगता है 80% जगह तो झूठ होगा ये, लेकिन इसको बताऊंगा बाद में आपको। अब आइए माधव नेशनल पार्क की तरफ। ये तो न्यूज़ में था, इजी क्वेश्चन है। साके सागर, ये थोड़ा सा बहुत लोगों को मालूम नहीं था। ठीक है, डेजिग्नेटेड, लेकिन इतना अगर स्पेसिफिक पूछे तो ये सही होता है, क्योंकि थोड़ा सा अननोन टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और यूपीएससी में माना जाता है कि कुछ भी अगर वो डिफरेंट लेकर आए ना, तो वो माना जाता है कि वो कहीं से खोज कर चिपकाया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने सही मारा था एग्जाम में, ये आपका गलत है, सबको ये जानते हैं। तो 1 एंड 2 इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर आए, विथ रेफरेंस टू क्लाइमेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल। ठीक है भाई, 1 तो होगा ही, सीधे काटिए, 2 गायब हो गया। इट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज बिटवीन दिसंबर एंड मई। ओके, शायद पता नहीं ये 1 सही है या नहीं सही है। मुझे तो लगता है कि ट्रॉपिकल होगा, ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट तो होगा ही अंडमान निकोबार आइलैंड का। मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज बिटवीन दिसंबर एंड मई, तो 3 काट दिया हमने, तो हम 3 को फिर देखना ही नहीं है, मतलब 1 जहाँ पर नहीं है वहाँ पर 3 को हमने देखा नहीं। मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, ये मेरा तरीका है, हो सके गलत हो, लेकिन अब आइए। इट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ। देखो एक और ट्रिक भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था कि जब भी 1 2 ऑप्शन पर आ जाओ तो देखते हैं ट्रिक यहाँ पे काम करता है कि नहीं करा है। ऑलवेज बड़ा वाला, बड़ा ऑप्शन, मैंने इसको मारा, लेकिन एग्जाम में मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने ये शायद 1 को मारा है। मैंने ज़्यादा थोड़ा सा अपना माइंड लगा लिया, दिमाग लगाने लगा, इससे वहाँ से आता होगा। मुझे तो लगता है कि साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, मुझे लगा कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से तो मिलता होगा, लेकिन साउथ वेस्ट मानसून जो है हमारा, ये तो इधर से घुसता है, ये तो लक्षद्वीप साइड से घुसता है, तो वो कैसे उसको मिलेगा। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है कभी भी। जब भी आप एक्स्ट्रा माइंड अप्लाई करने बैठोगे, गलत करके बैठोगे एग्जाम में, ये तय बात है। सारी बातों को जानने के बाद भी ये गलती मैंने एग्जाम में दोहरा दी। मैं अभी अगर काम माइंड से मैं बनाऊँ तो ये 1 एंड 2 ही होगा।
मेरे हिसाब से। अब इसको देखेंगे भी थोड़ी देर में, आंसर की तो पता चल जाएगा। Which of the following geographical feature or phenomena is are associated with the peninsular block of India? Submergence of part of western coast due to tectonic activity। ठीक है, होल्ड पे रख लेते हैं। Presence of residual mountain ranges such as Valleykonda Hill and Mahendragiri Hills। ठीक है। Deep V-shaped river valley found by fast flowing rivers। पेनिनसुलर ब्लॉक की बात कर रहा है यहाँ पे, और शायद मैंने ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मेरे साथ हुआ क्या कि 34 से लेकर के 54 तक मैंने एग्ज़ाम में जो है, मैंने आपसे पहले शेयर किया कि मैं राउंड में सॉल्व करने गया था। कुछ यूट्यूबर को मैंने देखा कि वो राउंड में सॉल्व करने बता रहे हैं कि 4 राउंड में करो, 5 राउंड में करो। उन लोगों को देखने के वजह से मैंने वो चीज़ अप्लाई करने की कोशिश की, और राउंड 1 में ही मैंने 45 मिनट लगा दिए। क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ये कितने लंबे लंबे क्वेश्चन है। आप ध्यान से भी देखोगे अगर, तो मिनिमम तो 30 सेकंड 40 सेकंड आपको लग ही जा रहे थे उसमें, और सॉल्व कुछ हो नहीं रहा था इतनी आसानी से। मैं सॉल्व करके निकल जाऊँ, 20 क्वेश्चन का फ़ायदा हो गया, कुछ नहीं हुआ फ़ायदा, नुकसान भर भर के हुआ। और ये गलती मैं दोबारा जीवन में कभी नहीं करूँगा। जो आ रहा है मारो उस वक्त, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कैसे फलाना ने ये कर दिया वो कर दिया, बकवास है सबके सब। तुक्का लगता है तो सबका सही होता है, तुक्का थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा तो वो इस तरीके से, जिस तरीके से फ्लो में आप बनाओगे वो ज़्यादा कारगर होता है। मैं खुद बहुत पछता रहा हूँ इस चीज़ को करके। अगर आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ में मास्टरी नहीं है तो वो चीज़ अप्लाई ना करें। हो सके वो फ़ायदा करता हो, लोगों को किया है तभी वो बता रहे होंगे, लेकिन ये कह देना कि नहीं नहीं ऐसे ही सॉल्व होगा, इसके अलावा कैसे ही सॉल्व नहीं हो सकता, ये बकवास है। ऐसे घटिया यूट्यूबर से बचिए और अपने एग्ज़ाम को बचाइए। सबका अपना तरीका होता है, मेरा तरीका ये है। अगर मैं इसमें गया हुआ होता तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि 85 प्लस मार्क्स, मतलब 80 प्लस तो मैं ज़रूर ले आता। देखते हैं कितना आता है, वो तो पता चल जाएगा, क्योंकि मैं ईमानदारी से सॉल्व करता हूँ। जितना भी आएगा मैं आपसे ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको शेयर करूँगा। मुझे लगता है कि 75 प्लस तो अचीव कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन छोड़ने के बाद भी मेरे 60 प्लस मार्क्स शायद थे या 65 प्लस। तो यहाँ देखते हैं। Which of the following geographical feature of phenomena are associated with the peninsular block of India? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में ना आप थोड़ा सा ये अटक जाते हो कि सबमर्जेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू टेक्टोनिक। क्यों नहीं हुआ होगा, हो सकता है भाई। ओके, रेसिडुअल माउंटेन रेंज, बहुत बार जो रेसिडुअल माउंटेन रेंज पूछ देगा आप, तो बहुत बार आप, ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, ठीक है। 1 होगा तो ये सब कट जाएगा। देखते हैं ट्रिक अप्लाई होता है कि नहीं। 1 और 2 आ गया ये। Consider the following statement with reference to Sagarmala program of Government of India. Sagarmala program seeks to achieve port-led economic growth through cost-effective and sustainable coastal infrastructure. कुछ भी इसमें तो पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है। Success of the Sagarmala program is reflected in significant growth. Success of the Sagarmala program is reflected in significant growth in coastal and inland waterway shipping, along with improved global port ranking. फिर आइए आगे, इसको होल्ड रखते हैं थोड़ा सा। Sagarmala 2 attempt to position India as a global maritime innovation hub aligned with आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत 2047 विजन, ठीक है। लेकिन ये तो मुझे लगता है सारा स्टेटमेंट सही है ये, सॉरी, यही तो खेल किया है इस यूपीएससी ने इस बार। इस खेल को हम लोग, मैं समझ नहीं पाया प्रॉपर तरीके से, ठीक है।
स्टेटमेंट 2 वैलिडेट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजीज इन विजन इन स्टेटमेंट 1। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखिए, सारा स्टेटमेंट सही है इसके अंदर। अब ये इस पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेन ये है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो ये हार्ड किया है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 वैलिडेट द इफेक्टिव सक्सेस ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट प्रोग्राम इज रिफ्लेक्टेड इन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन कोस्टल इनलैंड वाटर शिपिंग अलॉन्ग विथ इम्प्रूव्ड ग्लोबल पोर्ट रैंकिंग। तो स्टेटमेंट 2 जो है वैलिडेट करता है कि नहीं, स्टेटमेंट 1 को देख लीजिए। प्रोग्राम सीक टू पोर्ट, ठीक है, कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, कर रहा है, ये सीधे काट दो। ट्रिक से अगर जाएंगे तो ये है, लेकिन ट्रिक कभी लास्ट में उसको अप्लाई किया जाता है। स्टेटमेंट 3 एक्सटेंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, देखो लैंग्वेज देखो इसका। स्टेटमेंट 3 एक्सटेंड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेटमेंट 1 बाय एम्बेडिंग देम इनटू अ फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन फ्रेमवर्क। यार एक सांस में पढ़ा नहीं जा रहा है, तो लैंग्वेज की वजह से जो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है। स्टेटमेंट 3 इतना आसान नहीं है एग्जाम के अंदर इसको कॉम्प्रिहेंड करना। स्टेटमेंट 3 एक्सटेंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, स्टेटमेंट 3 इंडिया एज ए ग्लोबल मैरीटाइम इनोवेशन हब अलाइन विद ओके 1 बाय एम्बेडिंग देम इनटू फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, बिल्कुल फ्यूचर की बात कर रहा है। 47 ये भी सही होगा, 1 और 2। चलो ये ट्रिक भी सही हुआ, और ये देखते हैं क्या इसका सही है, मुझे नहीं पता क्या आंसर है, हो सके दूसरा हो। आज 40 तक हम लोग करेंगे, थोड़ा सा पिछले बार से ज़्यादा, ताकि 3-4 वीडियो में ख़त्म हो जाए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइन को, सॉरी मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा, रिनको स्टाइलिस रेट्यूसा फॉक्सटेल ऑर्किड एपीफाइटिक ऑर्चिड। दिस स्पीसीज इज इंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जब भी इंडेमिक आए, ये तो ट्रिक है भाई, इसको हम लोग काट देते थे, पता नहीं यहाँ से बात सही हुआ है कि नहीं हुआ है। 2 जब जहाँ पे है काटिए, बस 1 एलिमिनेट हो पाया। ठीक है, इट इज एन एपीफाइटिक ऑर्चिड। 1 और 3 के अंदर होना है, जो भी होना है, तो ठीक है 1 और 3 के साथ जाते हैं। जो मैंने ट्रिक अपना बना रखा है उसके साथ जाते हैं, देखते हैं लास्ट में क्या होगा नहीं होगा। क्योंकि मैंने बोला आपको कि जब भी 3 दिख जाए, 1 दिख जाए, 1 और 3 दिख जाए, तो ज़्यादातर 3 स्टेटमेंट में ऐसा होता है कि ये वाला सही होता है। देखते हैं, क्योंकि मुझे ये 1 नंबर मालूम नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं कि एपीफाइटिक होता क्या है। Which one of the following statement regarding to Moidam built by Thai, a home kingdom, was inscribed as a World Heritage Site by UNESCO is correct? ठीक है, आर्मी फोर्ट्रेस मोइडम तो वो था आपका बरियल ग्राउंड था रॉयल एंड नोबल का। दे वर बैटल ड्रिल सेंटर ऑफ द रॉयल एंड नोबल, ये तो बकवास है मुझे लगता है। 3 ओनली, 3 जिसमें नहीं है उसको सबसे पहले तो काट के हटाएंगे। 1 और 3 में देखो ट्रिक, अगर ट्रिक के हिसाब से जाएंगे तो ट्रिक तो ये कहता है, लेकिन ये क्या है, एक्ट एज ए आर्मी फोर्ट्रेसेस। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है ये कि क्या था मोइडम। इतना तो मैं जानता हूँ कि बरियल ग्राउंड ऑफ रॉयल एंड नोबल था, लेकिन ये आर्मी फोर्ट्रेस के तौर पे काम करता था नहीं करता था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। मैं यहाँ पे 50-50 पे अटक जाऊँगा, क्योंकि मैं ये सॉल्व नहीं कर पाया एग्जाम में, क्योंकि टाइम मैंने बर्बाद किया। 45 मिनट, फर्स्ट 45 मिनट वो एक बड़ा कारण बना। ये क्वेश्चन को मैं पहली बार डील कर रहा हूँ, तो मैं अंत में अगर डिसाइड करना होता मुझे, तो मैं 1 और 3 की तरफ चला जाता। मैं अपने ट्रिक से नहीं भटकता, चाहिए गलत हो जाए तो हो जाए। आइए आगे देखते हैं। At the United Nations Ocean Conference held in June 2025 in France, FAO of United Nations demonstrated its leading voice on marine and ocean issues, especially on sustainable fishery and aquaculture for resilient livelihood and blue transformation. Which of the following combination about the 4 betters proposed by FAO for green transformation is correct?
ओ बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इन्वायरमेंट एंड बेटर ओशन। तो ठीक है, इससे कुछ हम लोग कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है कि यूनाइटेड नेशन डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स लीडिंग वॉइस ऑन मरीन एंड ओशन इशूज। ठीक है, मरीन एंड ओशन इशूज, सस्टेनेबल फिशरी, एक्वाकल्चर फॉर रेजिलियंट लाइवलीहुड, बेटर लाइफ, बेटर ओशन। ठीक है, दो तरीके के सेम जो हैं, बेटर प्रोडक्शन, बेटर लाइफ, बेटर लाइफ। फिर यहाँ पे है बेटर प्रोडक्शन, बेटर प्रोडक्शन, बेटर कोरल रीफ, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इन्वायरमेंट, बेटर लाइफ। तो ये मैं सॉल्व नहीं कर पाया था, मतलब मैं अटक जाऊंगा ऐसे क्वेश्चन में, तो ठीक है, इसको नहीं अटेम्प्ट करेंगे। अगर फिर भी अगर ज़बरदस्ती कोई कर दे कि नहीं मारना ही है, कुछ थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो जाए, तो कौन सा मैं मारूंगा? बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, यहाँ तक दोनों सेम है। बेटर इन्वायरमेंट एंड बेटर ओशन, बेटर इन्वायरमेंट एंड बेटर लाइफ है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसमें बी में जाऊँगा, पता नहीं क्यों, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है इसको जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन मैं बी में मारूंगा, मैं ए में नहीं मारूंगा, क्योंकि ओशन है फिर भी मैं इसको नहीं मारूंगा। ठीक है, क्योंकि लाइवलीहुड की भी तो बात कर रहा है ना। अब आगे आते हैं 39 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लेक तुर्काना इज और करेक्ट। देखो ये फैक्चुअल है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर मैप पे आपकी पकड़ है तो आप इसको सॉल्व करके ले जाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये सही है क्वेश्चन। द लेक इज सिचुएटेड इन द साउथ सूडान अलोंग विद ईस्टर्न फ्रिज ऑफ द सहारा डेजर्ट। होल्ड पे रखिए। लेक इज लिस्टेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इज आल्सो रेफर्ड टू एज जेड सी। तीनों तो सही नहीं होते हैं ट्रिक के हिसाब से, 1 सही होगा, ये बात तय है। 1 सही होगा तो ये नहीं होगा। 1 और 3 बड़ा वाला ट्रिक, बड़ा ट्रिक। लेट्स सी ये सही होता है नहीं होता है, मैं इसी को मारता हूँ। Which of the one of the following is the first plan Vivo certified reducing emission from deforestation and forest degradation project in India? ये इन्वायरमेंट का स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर खासी है। मैंने ये बाद में कहीं देखा है, मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं अगर होता ना तो मैं ये मार देता वहाँ पे बी। इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, नॉट अटेम्प्टेड लिखेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट हमें देखना है कि नंबर कितने आ सकते हैं। तो 40 तक हम लोग पहुँच चुके हैं, और आई होप नहीं, अभी हम लोग मिला लेते हैं पहले कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। ठीक है, पेज बाय पेज, उसके बाद आई होप कि आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, वो पहले ही मैंने बोल दिया। आज 1 सेकेंड, ये है आपका, चलो पेन सबसे पहले तो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं चलेगा किस कलर का पेन रखा जाए भाई। ब्लैक में थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस पेन को। ओके फाइन। अब आ जाएं 40 के अंदर। 40 का सी है, ये तो अटेम्प्ट नहीं किया है हमने, इसको काउंट नहीं करेंगे। 39 यहाँ पे लिख देते हैं, नॉट अटेम्प्टेड 1, मतलब कि एक्चुअल एग्जाम में मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करता, उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में तो मेरा क्वेश्चन छूट चुका है। अब 39 में क्या है? 39 में बी है। देखो ट्रिक लग गया ना, फिर से अप्लाई हुआ ना, कौन कहता है नहीं अप्लाई होता है? बड़ा ट्रिक है, बहुत ही काम का ट्रिक है, बहुत कम लोग, पता नहीं हो सके मुझे पता हो लोगों को, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को ये उतना ध्यान देते होंगे इस पर। तो ये अगर आप देख रहे हो तो इसको सीरियसली लेना। जो मैंने तुक्का लगाया था
38 के अंदर देखते हैं वो सही होता है कि नहीं। 38 का बी, चलो 2 क्वेश्चन सही हुए। अब 37 में क्या है, 37 का मैंने मारा था, अच्छा देखो यहाँ पे ट्रिक हमारा फेल हो गया है। तो जरूर अब हर जगह अगर ये होने लगे तो ये, क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन में ये ट्रिक कम ही अप्लाई होंगे क्योंकि लोगों को एग्जैक्ट मालूम होता है कि वो क्या था नहीं था। तो यहाँ पे ये करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी है, ठीक है। और सिर्फ मैंने 50-50 पे लिया था इसको, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्व करने की बारी होती 1 और 3 तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। 36 में आते हैं, 36 का बी, ट्रिक तो यही कहता है, तो ट्रिक के साथ हम लोग हम लोग गए थे 1 और 3, एक क्वेश्चन सही हो गया। कितना एक्यूरेसी के साथ सही हो रहा है आप देखो। थोड़ा सा काम माइंड ही चाहिए होता है यूपीएससी के अंदर, और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो नॉलेज आपके पास होता है, आप इतने साल से रगड़ रहे हो, नॉलेज हो जाता है। लेकिन अगर काम माइंड नहीं है तब 20 क्वेश्चन ढंग से सॉल्व नहीं कर पाओगे यूपीएससी का। हर साल की बात बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन देख लेना, अगले साल जब एग्ज़ाम आएगा जनवरी से मार्च के बीच, इतने सारे ट्रिक आएंगे इसके ऊपर, ये ट्रिक लगा दिया, वो ट्रिक लगा दिया। ऐसे नहीं होता भाई। आप ये समझाओ कि सॉल्व किस अप्रोच से करना है एग्जाम में, किस तरीके का माइंड सेट रखना है, क्वेश्चन कितना भी हार्ड आए तो घबराना नहीं है। इस टाइप से बात को आपको प्रिपेयर करके भेजना है स्टूडेंट को। आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो कि ऐसे टिक लगा लो, ऐसे टिक लगा लो, ट्रिक काम कर रहा है इस बार भी करेगा। हो सके ट्रिक का नेचर बदल जाए भाई। नेचर को कब पकड़ेगा आदमी, जब उसका माइंड काम होगा, कंपोज तरीके से वो डील करेगा चीज़ों से। ऐसे नहीं होता है कि मतलब, ठीक है आइए गिनते हैं, बहुत बात हो गई। 1 2 3, 3 सही, 3 सही, 1 गलत, 1 नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 6, एक क्वेश्चन गलत होने पे कितना होता है हमारा, देख लेते हैं। 1/3 का ये है हमारा 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, 0.66, ओके फाइन, -6। तो इसमें हमारा 5.33 मार्क्स बने हैं, ओके फाइन। आ जाते हैं आगे, जल्दी जल्दी काउंट करते हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। और 33 के अंदर बी सही है, ट्रिक यहाँ पे भी काम किया। 34 के अंदर बी सही है, ट्रिक यहाँ भी काम कर रहा है। 35 के अंदर बी, 35 का बी बिल्कुल काम कर रहा है। ट्रिक क्या, वैसे भी नॉलेज से सॉल्व हो सकता है, हर जगह ट्रिक बोल देना गलत है। 3 आउट ऑफ 3, 3/3, ठीक है। 6 मार्क्स यहाँ पे, 3 दूगा 3 दूनी 6, 34 35, 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। आइए आगे 28 देखते हैं। 28 का डी सही है, 29 का सी सही है, 30 का बी, ये नॉट अटेम्प्टेड, मैंने ये सॉल्व नहीं किया था, मतलब 34 से मैंने, मेरा सेट छोटा था, 34 से 54 या 55 के आसपास, ये सब मैंने सॉल्व तो किया ही होगा। 32 तक तो जरूर मैंने सॉल्व किया है एग्जाम में। 31 के अंदर ए, अल्फ़ा डेल्टा, वही मैंने अप्लाई किया, पुराना ज़माना वाला ट्रिक, ये भी सही हुआ एग्जाम में। 32 का बी, ये प्योर तुक्का है, लेकिन ठीक है, तुक्के से सॉल्व हुआ, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगा, कोई रैशनल अप्लाई नहीं था, बस वो किस्मत पे था। विथ रेफरेंस टू माधव नेशनल पार्क, 32 का बी, फिर ट्रिक अप्लाई होगा, ट्रिक भी अप्लाई होगा, नॉलेज भी है। तो क्वेश्चन देख लो, 1 2 3 4, 4 सही, 1 नॉट अटेम्प्टेड, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। 4 × 2 = 8 मार्क्स। अब आओ आगे, ट्वेंटी 4 का डी, ठीक है। 24 का डी, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आसानी से एलिमिनेट हो रहा था। नॉट अटेम्प्टेड गलत नहीं है, ये नॉट अटेम्प्टेड है, इसको मैं छूता भी नहीं एग्जाम में। 26 का मतलब मैंने छुआ भी नहीं है। 26 का सी, फिर सही, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब जैसे फैक्चुअल पूछ देगा ना, तब थोड़ा सा माइंड गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। 26 का क्या है हमारा,
सी, ठीक है, बड़ा वाला ट्रिक। वन काट करके हम लोग 2 और 3 पे पहुंचे थे। यहाँ पे ट्रिक भी कह सकते हो, ट्रिक लगा सकते हो, लगता है ये लगा है यहाँ पे। ट्रिक क्या कहेंगे वो, हाँ जो कह लो। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अमूल फैल्कन, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। 27 का ए, एक क्वेश्चन सही, 24 सही, 25 गलत, नॉट अटेम्प्टेड 1 2 3 3, सॉरी एक गलत कैसे हो गया भाई मेरा। 27 गलत है क्या? 27 का ए गलत तो नहीं है। 1 2 3 हमारा सही है। 24 का क्या था? डी था, तो 3 सही है ना इसमें, 3 सही है, एक नॉट अटेम्प्टेड है, गलत नहीं है, छुआ ही नहीं है मैंने। 3 × 2 6 मार्क्स। आगे आते हैं। 21 का बी सही है। 22 का बी बिल्कुल, ट्रिक भी अप्लाई हो रहा है, मैंने यहाँ लिखा भी 50-50 पहुंच चुके हैं हम, ट्रिक बड़ा वाला ऑप्शन होगा ये भी। 23 का डी बिल्कुल सही, 3 आउट ऑफ 3, 3/3, कोई गलती नहीं है इसमें, 6 नंबर। आइए आगे। 16 का बी सीधे सही है, ट्रिक भी अप्लाई होगा। ट्रिक यहाँ पे क्या है, अप्लाई होगा, ये आसानी से इसको एलिमिनेट करके बना सकते थे। 17 का ए सही है। 18 का डी सही है। 19 का डी, लेकिन ये इसको मैं काउंट नहीं करूँगा, ये अल्फ़ा डेल्टा वाला जो है, इसमें मैं अल्फ़ा भी तो मार सकता था, मैं ए भी तो मार सकता था, समझ रहे हो बात। मैंने इसको क्यों मारा, जयपुर अतरौली घराना, क्योंकि ये मुझे सबसे बड़ा सा स्टेटमेंट दिखा। अब ये बकवास कह लो या कुछ भी कह लो, इसी टाइप का कुछ ना कुछ तिक्रम लगाना पड़ता है यूपीएससी के अंदर। बिना तिक्रम के एग्जाम सॉल्व होने से रहा भाई, बहुत टफ एग्जाम है ये। वहाँ बैठकर आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, ये एस्पिरेंट अच्छे तरीके से जानता है, कहाँ क्या दिमाग लगा रहा है। कभी मुझे लगा एग्जाम में कि आगरा घराना मार देते हैं, अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा डेल्टा, ये सब टर्मिनोलॉजी है ए और डी के बीच का। तो फिर मैंने सोचा कि ए और डी के बीच मारना है तो डी भी मार देता है। डी को मैंने देखा तो ये आप देख रहे होगे, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको हटाता हूँ। देखो, जयपुर और अतरौली के बीच ये है, बाद बाकी कहीं भी आपको ये दिख रहा है। तो ये सब चीज़ मतलब देखा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये नॉट अटेम्प्टेड है, देख लेते हैं। तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 4 अटेम्प्टेड, 4 सही, 1 नॉट अटेम्प्टेड, 8 मार्क्स। ठीक है, तो हम अब सारा क्वेश्चन जो भी 1 से 40 तक हम लोग वो काउंट कर लेते हैं, ठीक है। बारह मार्क्स, 12, और इसमें कितना हो गया, 4 - 0.66 मतलब 3.33, ओके, प्लस 12 हो गया, इसको काउंट करता चलता हूँ। यहाँ पर 8 मार्क्स हो गए, फिर यहाँ पर भी आपके 8 मार्क्स हो गए, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया, यहाँ पे हमारा 8 मार्क्स हो गया, यहाँ पर हमारा 6 हो गया। बहुत ही अच्छे एक्यूरेसी के साथ हम जाते जा रहे हैं। एक बात मैं और बता देता हूँ कि ये जो यहाँ पे जो एक्यूरेसी है और एग्जाम के एक्यूरेसी में फ़र्क होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सरप्राइज मिला है, ठीक है, थप्पा। यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि मैं काम एंड कंपोज माइंड के साथ मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ घर पे बैठ के आराम से बिस्तर पे लेट के। लेकिन एग्जाम में क्या होता है मैं आपको डिटेल में बात करता हूँ इस पर। पहले मैं इसको सारे को मिला लेता हूँ। 5.33, ओके ठीक है।
यहाँ तक जो है हमारा कितना मार्क्स आ चुका है आपको पता है? 62.664। मेरे यकीन मानो बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो इस पेपर में 120 तक लाएंगे। जिसने अपने दिमाग को उस टाइम पे काम रख लिया उन्होंने कमाल किया है। जैसे इस पेपर में भी सोचो 40 क्वेश्चन, बात है कि मेरा 30 क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो छूट गया था। इसके बावजूद भी मुझे 60 प्लस मार्क्स हैं। आई थिंक एग्जैक्ट में ध्यान नहीं, 60 प्लस में मान के चलता हूँ। अब सोचो 30 क्वेश्चन जो था, जो बहुत ही आसानी से, जैसे कि 30 से लेकर के 32 से लेकर के 52 तक जो था, ये मेरा क्वेश्चन ही छूट गया। और इसमें क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व होने वाले थे। इसमें नहीं तो मैं मिनिमम जो था इसके अंदर मैं 20 सही करता। ठीक है, 20 सही करता, मान लो 15 ही सही करता। ठीक है, 15 सही करता है इसके अंदर, 15 सही करता तो सीधा 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है, और माइनस कर लो, 5 कर लेते हैं माइनस। ठीक है, 25, ये कहाँ गया ये मार्क्स? 85 प्लस है भाई। ठीक है, ये सब कुछ मैंने लूज किया है, अपने माइंड को उस वक्त में स्टेबल नहीं रख पाया। और ऊपर से होता क्या है ना, एग्जामिनेशन हॉल में मैं आपको एक बात डिस्कस करता हूँ। एग्ज़ाम से पहले कड़क गर्मी में कोई रूम में बैठो, फ़ैन को 2 के स्पीड में रखो, उसके बाद पूरा एक पेपर सॉल्व करो। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या हुआ ना, पूरे बॉडी से जो तुम्हें पूरा बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो गया, पूरा शर्ट पे पसीना एकदम टप टप चू रहा है, क्वेश्चन पे मतलब हाथ डाल रहा हूँ वहाँ पे पसीना हो जा रहा है, मतलब फ़ैन तक नहीं होता यार इस स्कूल में। इतनी गंदगी होती है डेस्क के ऊपर। ठीक है, डेस्क पूरा एकदम धूल से भरा रहता है। ठीक है, धूल से भरा होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उस वक्त एग्जामिनेशन के अंदर। उस सारे फैक्टर को भी आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बोल देना कि देख सोचो 40 क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व किया और 62 मार्क्स हैं, तो ये ट्रू सिनेरियो नहीं है भाई। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये ट्रू सिनेरियो नहीं है। 62 अगर है ना तो एग्जाम में इसको 42 और 50 के बीच मानकर चलो। ठीक है, यहाँ सॉल्व करना वहाँ सॉल्व करना में अंतर होता है, मार्क्स पे फर्क पड़ता है, लेकिन सॉल्वेबल है। ये मैंने आपको सामने से करके दिखाया। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो ये बात मैं किससे पूछ रहा हूँ मुझे नहीं पता। कोई भी रैंडम आदमी आता है, देखता है, 15-16 व्यूज जाते हैं। ठीक है, इट्स ओके। जिसको भी अगर फ़ायदा होता है तो लाइक शेयर करना है, नहीं करना है वो अलग बात है। कमेंट प्लीज़ करें, अगर पसंद आया हो पॉजिटिव कमेंट करें, नेगेटिव करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर मैं किसी का नुकसान करने नहीं बैठा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो ये सेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, 42 अगले में कोशिश करेंगे कि निपटा दें इसको, 4200 करके 3 पार्ट में इसको निपटा देंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ अगर आपको लग रहा हो कि जहाँ से आप ले सकते हैं तो उसको प्लीज़ अप्लाई करें अपने एग्जाम के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।